हेलो एवरीवन। थोड़ी सी देर में स्टार्ट करने वाले हैं, बस 6 PM का टाइम है। 2-3 मिनट और कुछ लोग आने वाले हैं तो उनका वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, सारे लोग म्यूट कर लें अपने आप को ताकि और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। मेरी आवाज़ आ रही है अभी आपको? अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैट में येस कर दीजिए ताकि मुझे पता चले मेरी वॉइस जो आप तक पहुँच पा रही है। ठीक है राहुल जी, आपको पहचान गया मैं राहुल जी। आप बहुत पुराने फॉलोअर हैं। उम्मीद है आप सभी लोग जो है यूट्यूब पर देखते होंगे, जो निफ्टी के एनालिसिस करता हूँ, तो आपको उससे हेल्प भी मिलती होगी। और अगर कोई आप अगर सजेशन देना चाहते हो तो अनम्यूट करके कोई व्यक्ति रेज हैंड कर सकता है। पहले हैंड रेज करिए और उसके बाद फिर कोई सजेशन दे सकते हैं, मतलब कि और क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट की जाए यूट्यूब पे। जैसे वैसे तो सारी चीज़ें बताते हैं, एंट्री बताई जाती है उसमें और डायरेक्शन बताई जाती है और उस तरीके से। जी राहुल जी, कर सकते हैं आप अनम्यूट, बताइए क्या सजेशन है आपके लिए। हेलो सर। जी जी राहुल जी, हेलो। सर ये अगर बैंक निफ्टी का भी व्यू मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे आप निफ्टी के लेवल्स देते हैं वैसे ही बैंक निफ्टी के भी मिल जाए। वीडियोज़ वगैरह देखते हो आप यूट्यूब वगैरह पे? यूट्यूब पे जो भी हैं कि मतलब लेवल्स हाँ पे सर, ट्रेड डेफिनेटली करना। जी। हर दिन देखता हूँ। अच्छा, कैसा कैसे लेवल्स रहते हैं वहाँ पे? हाँ हाँ सर, देखता हूँ वीडियो। और सर वो तो निफ्टी के तो परफेक्ट रहते हैं। है ना, तो कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की एक्चुअल में थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है, उसके लिए ना थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। तो मैं आपको देखते होंगे सुबह ज़्यादातर मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, है ना। तो मुझे रिकॉर्डिंग के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो इसलिए फिर बात ज़्यादा हाँ जल्दी रहती है। तो इस वजह से कोशिश करूँगा कि मैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करना स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे आज जो डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्राडे स्टडीज होंगी, है ना। वैसे स्टॉक्स इंट्राडे में मैं मतलब इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, पहले बहुत ज़्यादा करता था। अभी रिसेंट टाइम में जो है मैं निफ्टी वगैरह में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि उसमें परफेक्शन अब ज़्यादा है। मतलब परफेक्शन तो उसमें भी था, पहले मैं इंट्राडे स्टॉक्स में ही ट्रेड करता था। मैंने अपने करियर की शुरुआत इसी से की थी। और मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है और आप अगर बिगनर हैं तो आपको कभी भी डायरेक्टली निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले आपको वॉलेटिलिटी समझनी चाहिए और आपको स्टॉक्स में इंट्राडे करना चाहिए कैश के अंदर। और ये कम से कम आपको करना चाहिए, कम से कम मैं बता के चल रहा हूँ आपको, 1 साल तक, 1 ईयर अगर आप इसको करते हैं। फिर आप अपनी एक्यूरेसी को एनालाइज कीजिए कि कितनी एक्यूरेसी आप अचीव कर चुके हैं। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप निफ्टी पे आ सकते हैं, बैंक निफ्टी पर आ सकते हैं। मगर अगर आप स्टार्टिंग से ही निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, गलतियां तो सबसे ही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वहाँ से आप प्रॉफिटेबल बन सकें, पैसा कमा सकें मार्केट से, है ना। वो मेंटली डिप्रेशन और होता है लोगों को अगर निफ्टी बैंक निफ्टी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जो मोमेंटम होता है ना, तेज़ी से पैसा आना और तेज़ी से चले जाना, उसको हैंडल करना धीरे धीरे ही होना चाहिए व्यक्ति के लिए। तो मैं तो जो भी लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं और जो बिगनर हैं, मतलब अभी इनको ज़्यादा समय नहीं हुआ मार्केट में, 1 साल भी, 1 साल हुआ या फिर 1.5 साल हुआ है, मैं उसको भी बिगनर ही बोलूँगा, है ना। तो वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इंट्राडे कैश में प्रॉफिटेबल बनिए, मतलब सबसे पहले आप उसमें पैसा बनाइए। अगर उसमें पैसा बनाना आप सीख जाते हैं, तब आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। उससे पहले मैं किसी को नहीं रिकमेंड करता कि आप डायरेक्टली इसमें जाएं, ऑप्शंस में जाएं। हालांकि एनालाइज जो मैं करता हूँ उससे आपको बेनिफिट मिलता होगा और उससे चीज़ें अच्छी जा रही होंगी। मगर फिर भी क्या होता है कि जैसे हमारी ट्रेड होगी तो उसके बाद आपके और भी तो फॉलोअर है ना, और भी तो लोग फॉलो कर रखे होंगे उन्हें और भी तो आपको एक दिन में बहुत सारा पैसा कमाना है ना, तो और लोगों की भी ट्रेड लेते होंगे। तो ये सबके साथ चलता है। तो कहीं भी लॉस होता होगा, कहीं प्रॉफिट होता होगा, कभी किसी, तो ओवरऑल एक्यूरेसी देखते होंगे तो लगता होगा कि यार मंथ में कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना है किसी भी जगह पे। उससे क्या है कि आपका माइंड ही डाइवर्ट होता है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, है ना, हर एक का अलग अलग टेक्निकल होता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा, कुछ लोग, एक नहीं 4-5 लोग ऐसे जो आपको
सबसे बेस्ट फंडामेंटलिस्ट हों, सबसे बेस्ट टेक्निकलिस्ट हों, उसमें से आप कुछ लोगों को, लिमिटेड लोगों को फॉलो करें ताकि आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं रहे, ओवर ट्रेडिंग बंद की जाए। जैसे मैं बार बार उसमें लिखता रहता हूँ, एक्सपेक्ट कि सालों के बाद एक बात समझ में आती है कि एक्चुअल में पैसा कमाना मार्केट में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड है कि आप अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो करना सीख जाओ। बस आपको जो टाइम लगता है सक्सेस होने में ट्रेडिंग में, वो तब तक लग रहा है जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो। कब, जैसे कि आपको दिन में 2 ही ट्रेड करनी है या 3 ही ट्रेड करनी है मैक्सिमम, आपको ये रिस्क रिवार्ड रहना चाहिए। 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवार्ड आपका होना चाहिए। और जो लोग रिस्क रिवार्ड को नहीं जानते हैं वो रिस्क रिवार्ड को सीखें पहले, है ना। आप बिना रिस्क रिवार्ड सीखे कर ट्रेड कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कभी पैसा नहीं बना सकते। आप एक दिन में बहुत पैसा बना सकते हैं, दूसरे दिन भी बना सकते हैं, 10 दिन लगातार बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, 11वें दिन सारा पैसा डुबा देंगे। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा। तो सबसे पहले रिस्क रिवार्ड की आपको हैबिट डालनी है। और ये कैसे हो सकता है, इसका मैं सॉल्यूशन ही बताता हूँ। इसका एक ही सॉल्यूशन है सिर्फ आपके लिए, जब तक आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर लेते, कि आपको स्क्रीन ही छोड़ देनी है। क्यों, इसका कारण क्या होता है, मान के चलिए कि आप जो है ट्रेड करते हैं और आप सोचेंगे कि मैं 2 ट्रेड करूंगा फिर नहीं करूंगा, है ना। ये आपने डिसाइड कर लिया कि कल से मैं 2 ट्रेड करूंगा, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। मगर क्या होगा कि अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको ऐसा सेटअप दिखने लग जाएगा, मतलब मार्केट आपको कंट्रोल करता है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते। आपको ऐसा सेटअप दिखने लग जाएगा कि आप चाहकर भी ट्रेड करेंगे उसमें कि चलो ये रिकवर हो जाएगा, है ना। ऐसा सेटअप बार बार दिखेगा आपको। और अगर सारे दिन स्क्रीन देखेंगे तो बार बार वो सेटअप सामने आएगा और आप ट्रेड करते रहेंगे। आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और लॉस में चले जाएंगे। ये सबके साथ होता है। तो वो आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, एक्चुअली मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है। मार्केट ऐसे पैटर्न बना रहा है जो आपने बहुत ज़्यादा बार ट्राई किया, उनमें सक्सेस मिली है आपको, मगर वो उस दिन फेल हो जाएगा जिस दिन आपकी जो आप अगर ओवर ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको चलाता है, आप मार्केट को नहीं चलाते। तो सबसे अच्छा है कि स्क्रीन बंद कीजिए और नेक्स्ट डे का वेट कीजिए फिर, या फिर मार्केट को ऑफ होने के बाद एनालाइज कीजिए कि क्या क्या मिस्टेक की। और थर्ड स्टेप ये होता है कि आप लिखिए। अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 मंथ के अंदर आपको ये एहसास होगा कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं डेली आपको बताता हूँ, आज भी मैं डेली पर डे मैं डेली का मोमेंटम लिखता हूँ। पर डे लिखता हूँ, मतलब क्या, कैसे कि निफ्टी ने इस, और उसको मैं ड्रॉ करता हूँ पेंसिल से इन द कॉपी। मतलब डेली करता हूँ ये कि आज ये निफ्टी ने ये साइकिल कंप्लीट की, निफ्टी आज इतना इस तरीके से मूव किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, इस बेस पे सपोर्ट लिया। काफ़ी तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, मैं मतलब मल्टीपल होते हैं। तो किस रेजिस्टेंस से गया, तो इससे क्या होता है, निफ्टी की साइकिल आपको पता चलती है ना। किसी की हैबिट आपको पता चल जाएगी तो आपको पता होगा कि ये कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो निफ्टी को बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, तो उसका आइडिया रहता है कि ये क्या क्या कर सकता है। और वो ऐसे ही होगा कि आप डेली बेसिस पर लिखें मोमेंटम क्या रहा है। मैं आज तक लिखता हूँ, अभी भी कल का आप अगर देखेंगे तो कभी स्क्रीन भी डालूंगा, मतलब कभी उनका पिक्चर्स इमेज लेके आपको टैग करूँगा, उस पर डालूंगा, ट्वीट करूँगा, तो आप देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बोर हो रहे होंगे आप लोग। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एक सेकंड, अभी दिख रही होगी? एक बार यस कर दीजिए। यस यस यस। ओके, ठीक है। ठीक है, तो कितने सारे लोग जो हैं जो इनसाइड बार के बारे में जानते हैं, मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल के बारे में जानते हैं? एक बार हैंड रेज कीजिए। ऐसी हम 3 से 4 स्टडीज हम देखेंगे, है ना। अभी ये सिर्फ एक सिंगल स्टडी है, ठीक है। कुछ लोग जानते हैं मगर उस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और 2-3 चीज़ें और सीखेंगे। ज़्यादातर लोग आप लोग जानते हैं, चलिए अच्छी बात है कि आप लोग जानते हैं। सबसे पावरफुल पैटर्न होता है कैंडल स्टिक के अंदर इनसाइड बार, मदर कैंडल, पर हम उसे डेली बेसिस पर इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में कितने लोग जानते हैं? सेंटीमेंट एनालिसिस जो एक टॉपिक होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये नया टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 स्ट्रेटीज आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट में ये वर्क कर सकती है और आप इंट्राडे में कैसे उससे पैसा बना सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम मोमेंटम ट्रेडिंग सीखेंगे, ठीक है।
सेंटीमेंट्स हम सेकंड टॉपिक रखेंगे। फर्स्ट टॉपिक रखते हैं हम जो है मोमेंटम ट्रेडिंग का, इनसाइड बार का। देखिए इनसाइड बार होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ इनसाइड बार क्या होता है। कोई भी एक कैंडल, बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं जानते हो, उनके लिए ये है एक मदर कैंडल, इसके अंदर एक विक है, ये विक आप कंसिडर करके चलिए, विक है, ये कैंडल है। मदर कैंडल कोई भी एक बड़ी कैंडल हो सकती है, लार्ज कैंडल, एवरेज कैंडल से बड़ी कैंडल, जैसे कि जैसे एवरेज कैंडल निफ्टी का ये है 5 मिनट का, अगर इसमें कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कैंडल आती है ये वाली कैंडल, तो हम इसको मदर कैंडल बोल सकते हैं ना। मदर कैंडल कब बोल सकते हैं, जब चाइल्ड कैंडल बन जाए, मतलब कुछ ऐसी कैंडल आने वाली जो इस कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं कर पाए। ब्रेक करने का मतलब क्लोज नहीं कर पाए, है ना। विक बन सकती है ऊपर, जैसे मैं चार्ट पर एग्जांपल दूंगा अभी आपको, अभी तो मैं सिर्फ आपको जनरली बता रहा हूँ। जैसे कुछ कैंडल इस तरीके से बन रही हैं, मगर वो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं कर पानी, अब यहाँ पर ब्रेक कर जाता है, तो ये जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल, इसको हम बोलते हैं मदर कैंडल। ठीक है, आप लिखते जाइएगा इन चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज़ें आती हों, मगर जब हम करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये है आपका मदर कैंडल, और जो भी कैंडल, आने वाली कैंडल इसके हाई और लो के बीच में स्टक हो रही हैं या फिर वहाँ पर हैं और ब्रेक नहीं कर रही हैं हाई और लो को, वो सारी कैंडल्स को हम बोलते हैं चाइल्ड कैंडल। ठीक है, इसको हम इनसाइड वाली बोलते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि इसके ब्रेकआउट पे अगर वो फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करती है तो हम अप साइड में एंट्री लेते हैं, और अगर वो ब्रेक डाउन करती है तो हम डाउन साइड में एंट्री लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम कैसे स्टॉक्स देख सकते हैं, हमें सबसे पहले टॉप गेनर्स में जाना है, क्योंकि टॉप गेनर्स जो भी होते हैं वो ज़्यादातर बता रहा हूँ आपको 80% होंगे। अभी देखते हैं एग्जांपल, वो सारे इनसाइडर बनाते हैं कहीं ना कहीं ब्रेकआउट से पहले, जो भी टॉप गेनर्स होते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, टॉप गेनर्स के अंदर। तो मैं टॉप गेनर्स डाल देता हूँ, तो किसी भी वेबसाइट पर हम जाएंगे तो हम चलिए NSE पे चलते हैं, तो हम टॉप गेनर पे जाते हैं, इसमें निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि स्टॉक्स कम से कम आए हमारे पास, है ना। बाकी आप किसी में भी देखेंगे तो ये चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी। देखिए सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस का। सबसे पहले आप मुझे बताइए किस किस को इनसाइड बार समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन है क्या इनसाइड बार में? सबको समझ में आ चुका है जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस की, तो हम स्टॉक को सर्च करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना, 5 मिनट के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है ना। इंट्राडे जो है सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है फॉर द कैश। क्या होता है फॉर द कैश के लिए? ये होता है आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ये समझनी होंगी। जैसे ये एक कैंडल है मदर कैंडल, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसका ये जो हाई है वो मैं मार्क करूँगा, ये मैंने मार्क किया है, ये जो हाई है, और इसका जो लो है वो मैं ये मार्क करूँगा। ठीक है, हाई और लो। तो मदर कैंडल में जैसा मैंने बताया कि ब्रेकआउट पर हम एंट्री लेते हैं, मगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, दो तरीके से एंट्री मेथड होते हैं। डायरेक्ट हम ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेते, अगर ब्रेकआउट विद वॉल्यूम हुआ है तो हम एंट्री लेते हैं। देखिए ब्रेकआउट में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए आपको, जैसे आप ब्रेकआउट करते हैं तो आपने हमेशा ये सुना है कि ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम होना चाहिए, मगर आपने कभी ये नहीं सुना कि रीटेस्ट विद लो वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आप रीटेस्ट विद लो वॉल्यूम करते हैं तो वो कंफर्मेशन देता है कि ये रियल जो ब्रेकआउट जो हुआ है वो रियल ब्रेकआउट है। जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस कैंडल में देखेंगे तो ये जो कैंडल का रीटेस्ट है ये वाला, ये देखिए ब्रेकआउट कहाँ हुआ, इस कैंडल में हुआ। क्लियर है, सबको दिखाई दे रहा है? जो ब्रेकआउट है वो इस कैंडल में हुआ है। ठीक है, जो रीटेस्ट है सेकंड वो इस कैंडल में हुआ है, जिसका वॉल्यूम सबसे लो है। लोवेस्ट वॉल्यूम ये कंफर्म करता है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो रियल ब्रेकआउट है, और वहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि प्राइस जो है रिजेक्ट करे और अपने टारगेट की तरफ जाए। ठीक है, दूसरा आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सपोर्ट कंफर्म कब होता है कि ये सपोर्ट है। जैसे ये प्राइस, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस एरिया है ना, काफ़ी समय से प्राइस जो है इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, तो प्राइस इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब इसने ब्रेकआउट कर दिया, जब वो रीटेस्ट करने आ रहा है, जब वो रीटेस्ट करने आ रहा है तो वो लो वॉल्यूम के साथ करे। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, जैसे अगर वो कैंडल क्लोज कर गई तो आपको वॉल्यूम दिखेगा,
जैसे यहाँ पर क्लोज कर गई थी तो मेरे को वॉल्यूम दिख रहा है। अगर यही कैंडल सेम क्या करती, यहाँ से इसको टच करती और रिजेक्ट हो जाती और ऊपर की तरफ क्लोज होने लगती, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगती यही सेम कैंडल, तो आपको पता ही नहीं चलता कि लो वॉल्यूम है कि नहीं है। सपोर्ट तब कंफर्म होता है जब कैंडल वहां से या तो लो वॉल्यूम बना के क्लोज कर जाए या फिर वहां से रिजेक्ट कर जाए ऑन द सेम स्पीड। ठीक है, तब ये पता चलता है एक्चुअल में बायर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब वो जो कैंडल जो रिजेक्ट कर रही है, या तो कैंडल रेड बन जाए और लो वॉल्यूम आ जाए, ये कंफर्म कर देता है कि हाँ यहाँ पर जो है बायर्स एक्टिव है। दूसरा, ये कंफर्म करता है कि जो कैंडल नेक्स्ट बनने वाली है, रिजेक्ट होने वाली है, जैसे ये हुई है, तो वो उसी सेम स्पीड से रिजेक्ट होनी चाहिए, मतलब तेजी से ऊपर की तरफ रिएक्शन होना चाहिए। वो कंफर्म करता है कि हाँ यहाँ पर एक्चुअल बायर है और यहाँ पर रियल ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिला, यहाँ पर हमें कंफर्म होता है किससे, ये वाली कैंडल से। ठीक है, अभी हमारा ब्रेकआउट हुआ तो हम इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल के थोड़ा सा बफर दे सकते हैं। रीसेंट जो कैंडल है जो ब्रेकआउट करती है, जैसे ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो इसका मैं कुछ पॉइंट्स का मतलब प्रीवियस कैंडल का अगर लो उसके पास है तो हमेशा मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा उस कैंडल का। सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस जो होता है वो होता है स्विंग का, मगर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। आप जानते हैं, जैसा कि मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ वो हमेशा स्टॉप लॉस बहुत छोटा प्रेफर करता हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा, जितना ज़्यादा छोटा हो सके उतना ज़्यादा छोटा। ठीक है, कोई फोमो नहीं होता मुझे बाइंग करने का। अगर मेरे को प्राइस यहाँ ब्रेकआउट हो गया और इस कैंडल में मुझे नहीं पता चला और मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मुझे कोई फोमो नहीं है बाइंग करने का, मैं इंतजार करूँगा, छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही आपको भी होना चाहिए, कोई फोमो नहीं होना चाहिए बाइंग करने का कि चला गया पैसा बन जाता है, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो फोमो एक्चुअल में क्रिएट, मैंने पहले भी बताया, फोमो क्रिएट किया जाता है। वो आप नहीं सोच रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, वो आपको मार्केट ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये बढ़ रहा है और ये छूट जाएगा, यहाँ पे बाय कर लो। जैसे यहाँ पर होता ये फोमो होता है, यहाँ पे बाय करते प्राइस जो है नीचे आता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो कोशिश हमेशा कहाँ करनी है, सबसे पहले जब ब्रेकआउट होगा तो आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। हम हमेशा ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस लेते हैं, जैसे ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था इस जगह पे, एक्चुअल में कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट का, ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, ये दिख रहा होगा आपको, क्योंकि कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। तो हम जो स्टॉप लॉस लेंगे तो नियरेस्ट कैंडल का जो रिएक्शन होगा, मतलब इसमें ब्रेकआउट मान के चल रहा हूँ, तो इसके प्रीवियस कैंडल जो है यहाँ पर मैं जो है स्टॉप लॉस लूंगा अपना, यहाँ पर स्टॉप लॉस लूंगा और 1:2 1:3 मेरे को आराम से यहाँ पे अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम पहला इनसाइड बार का एग्जांपल यहाँ देख चुके हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं टॉप गेनर्स के अंदर ही SBIN, और आप इसकी एक्यूरेसी देखिएगा कि हो सकता है आपको चीज़ें पता हो मगर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, चीज़ें पता होना और उसका एग्जीक्यूशन करने में बहुत फ़र्क होता है। एक्चुअल में मार्केट में जो पर्सन कम से कम 1-1.5 साल से ना, उसे ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है। वो मार्केट उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको ऐसा महसूस होता रहे कि आपको सब आता है, आप बहुत सीख गए, ताकि आप मार्केट को कभी छोड़ ही नहीं पाए। तो यहाँ पर जो है, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। ठीक है, ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है। अब हम दूसरा स्टॉक चेक करते हैं टॉप गेनर में। सर सर कुछ हाँ, पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हेलो। सर कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, अच्छी बात ये रहेगी कि आप एंड में पूछें, लिखें, डायरी और पेन में लिख के रखें, ताकि क्या होगा ना, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा लोगों को। पर चलिए, आपने बोला है तो अभी पूछ सकते हैं, आप बताइए। सर जैसे स्कैनर हमें जब 9:15 पे जब ये देगा, ज़्यादातर कैंडल्स जो है, हम्म। जो बड़ी बड़ी कैंडल है ये ज़्यादातर 9:15 पे बन जाती है। हाँ, तो मदर कैंडल उसे माना जाएगा, या जैसे अभी 9:45 या 9:50 की कैंडल बनी है, नहीं आप नहीं, वो चार्ट खोलेगा श्री राम पे, हाँ मैं चार्ट खोल लेता हूँ जी। इसमें जो 9:45 9:50 की कैंडल्स हैं बड़ी वाली ग्रीन, उन्हें मदर कैंडल बोल सकते हैं? ये वाली कैंडल 940, ये वाली कैंडल, हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। उस पर आता, मैं यहाँ पर मुझे दिखा नहीं है, मैं एक्चुअल में यहाँ पर बताता आपको। एक्चुअल में अब ये मदर कैंडल ये है, मगर अब जो मदर कैंडल है वो ये है रिसेंट वाली जो आपने भी बोला है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ओके। तो इनसाइड बार बन रहा है ना, यहाँ पर भी तो हम हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं ना। जैसे ये कैंडल मैं मान के चलता हूँ ग्रीन, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली जी। कैंडल, तो ये भी तो एक मदर कैंडल है ना, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर भी तो ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, जो कि यहाँ पर हुआ है ना। तो हम इसको मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? थैंक यू। अभी और एग्जाम्पल आएंगे तो मैं शायद इस बात को बताता आपको। ठीक है, तो हम SBIN को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, देखिए टॉप गेनर्स के अंदर SBIN आ रहा है, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। इसमें क्या हुआ था, तो ये जो कैंडल देखिए SBIN के अंदर ये बनी थी कैंडल, जो सबसे पहली कैंडल 9:15 की थी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, ये जो कैंडल है ये इसका हाई है फर्स्ट और ये इसका लो है। ठीक है,
काफ़ी सारी कैंडल बनी है, ये मदर कैंडल हो गई, ये चाइल्ड कैंडल हो गई, ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे, ठीक है। हम इसके लो का ऐसा लगा के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि रीटेस्ट और रिजेक्शन दोनों चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो रीटेस्ट यहाँ पर इस कैंडल से हुआ है, ये वाली कैंडल से रीटेस्ट जो है यहाँ पर इस या तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फोमो में बाइंग कर लेंगे, या फिर वेट करेंगे आपके स्टॉप लॉस छोटे होने का, जो कि मैं सेकंड इसको प्रेफरेंस दूंगा कि स्टॉप लॉस छोटे होने का आप इंतजार करेंगे, ठीक है। जैसे अब मैं इसको 3 मिनट टाइम फ्रेम में करता हूँ। अब देखिए चीज़ें कैसे क्लियर होती हैं। ये मैंने छोटा टाइम फ्रेम कब क्यों किया है, क्योंकि आप एंट्री यहाँ पर भी ले सकते हैं इस जगह पे, है ना। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका, इस जगह पर रहेगा। हमेशा कोई भी कैंडल, हमेशा ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, बड़ी कैंडल हो जाएगी ना, लार्ज कैंडल अगर ब्रेकआउट करती है तो उसका रिजेक्शन जरूर आता है अगर छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो। मतलब अगर कोई ब्रेकआउट कर रही है बड़ी कैंडल, जैसे ये बड़ी कैंडल 5 मिनट में काफ़ी बड़ी बनी होगी, देखते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ तक गई थी, है ना, ये वाली 5 मिनट के अंदर। मगर आपको यहाँ पर फोमो दिखेगा कि यार ये तो बढ़ती जा रही है, मैं यहाँ पर बाय कर लूँ। तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि चांसेस यहाँ पर होते हैं बाय आप टॉप पर करेंगे। कभी भी फोमो में बाय नहीं करना, छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओ अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो उसको रिजेक्ट होने दो। स्टॉप लॉस फेवरेबल आ रहा है, जैसे मान लीजिए 952 पर यहाँ पर आप कहीं एंट्री करते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है, 949 पर आप जो है स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उस कैंडल के हाई से लो का फिबोनाची लगाना है। कैसे लगाना है, लार्ज कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये आप लिखिएगा कि सिर्फ ये इन द केस ऑफ द लार्ज कैंडल, ठीक है। ये कैंडल 5 मिनट चार्ट में यहाँ तक गई थी, ये देखिए मैं इसको 5 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। मैं सिर्फ इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, किसी स्विंग की बात नहीं कर रहा। एक सेकंड में इसको, हाँ, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। प्लीज आप अपनी जो है देखो बच्चों वाला चेन आता है ना, तीसरी चौथी ले बैठते हैं वही। भाई अपने आप को म्यूट करके रखिए ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होगा, हमेशा क्या करना है आपको, कोई भी 5 मिनट की कैंडल भी बनती है शुरुआत के, देखिएगा मैं इसका एग्जांपल काफ़ी सारे दूंगा आपको। कोई भी ऐसी कैंडल जो लार्ज कैंडल बनती है, आप उसके 50% का वेट कीजिए। हम ऐसा 80% टाइम्स होगा कि वो उसके 50% को टच करने के लिए आएगी ही आएगी। जैसे कि यहाँ पर प्रेस आया, ये देखिए 50% आपका ये लिया, ये मैंने इसका हाई लिया कैंडल का, इसका लो लिया, 50% का 952 प्राइस यहाँ पर आया। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं 50% पे विद द एसएल ऑफ द लो कैंडल, लो ऑफ दैट कैंडल, ठीक है। ये एक रूल होता है ना। और भी एग्जांपल आएंगे। तो हम बात कर रहे थे इनसाइड बार की, तो इनसाइड बार यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं 5 मिनट में क्लोज होने के बाद, तो ये आपका एसएल होता है। एसएल का हमेशा यही याद रखना है आपको, कोई भी थ्योरी हो, कि हमेशा छोटा होगा। फोमो में कभी कभी बाइंग नहीं करना है, प्राइस नीचे आता है, हमेशा आता है, वेट करना पड़ता है, प्राइस आएगा, रिजेक्ट होगा और वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आता है आपका बजाज फिनसर्व। जरूरी नहीं कि मतलब बने ही बने इनसाइड बार, मगर बनेगी तो आपको टारगेट मिल जाएगा। देखिए इसमें भी ड्रॉ है पहले से इनसाइड बार, यहाँ पर ये यहाँ पर बना सकते हैं इसको इनसाइड बार, ये वाली कैंडल जो है, जैसे कि आप पहले से डिस्कस कर रहे थे, जो सर थे ना अभी जो बात कर रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जैसे इनसाइड बार है, फर्स्ट है जो हमारा, देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है ये इनसाइड बार है, ठीक है। ये वाली कैंडल, ये 915, हाँ 915 की कैंडल है, ये इनसाइड बार कैंडल है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, प्राइस जो अब गया रिजेक्ट कर गया है ना, तो हम इसको मानेंगे नहीं, चाइल्ड कैंडल मानेंगे, मगर हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे, हमेशा एंट्री की जाती है ब्रेकआउट जब सस्टेन हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारी इनसाइड बार कैंडल है। अब क्या हो सकता है इस केस में, जैसे ये देखिए ये वाली कैंडल जो है, ये वाली, मैं इसको भी इनसाइड बार मान सकता हूँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाए, क्योंकि इसके आने वाली कैंडल भी तो इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं कर पा रही, नीचे विकी तो बन रही है, तो ये भी मेरे लिए इनसाइड बार ही मानी जाएगी। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को छोटा एसएल या टारगेट करना है तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कर सकता हूँ, है ना। मगर हुआ क्या है, यहाँ पे कैंडल जो है बड़ा ब्रेकआउट कर गई है और वो जो है रिवर्स नहीं हुई, तो मैं नहीं करूँगा ट्रेड, मैं इसको छोड़ दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें ट्रेड करना है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, फोमो बाइंग नहीं करनी है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, हालांकि इनसाइड बार ने इसमें काम किया है, अच्छे से टारगेट किया। अगर यहाँ का एसएल भी टारगेट एंट्री यहाँ लेंगे और एसएल यहाँ लगाएंगे तो अच्छा खासा टारगेट मिल जाता, मगर जरूरी नहीं है कि इसमें ट्रेड की जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा नहीं है। सबसे पहले फोकस होना है स्टॉप लॉस छोटा करना है हमें,
ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा पॉइंट्स का टारगेट मिल सके, रिस्क रिवार्ड मिल सके। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एंट्री करूँ, क्यों ज़रूरी होता है छोटा स्टॉप लॉस? अगर मुझे ये प्राइस यहाँ मिलता है, एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, और मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाता छोटा सा, ये मेरा स्टॉप लॉस होता है 4.80 पॉइंट्स का, तो मैं अपना 1:2 1:3 आराम से अचीव कर सकता हूँ। अब मैं एंट्री ही जब यहाँ पर कर रहा हूँ इस लेवल पे, हाँ इसमें आपको मिल चुका है, टारगेट काफ़ी ऊपर गया है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका कोई रिस्क रिवार्ड ही नहीं होता, 12 पॉइंट का एसएल का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हमेशा एसएल क्या करना, छोटा ही रखने की कोशिश करनी है। जैसा कि आप एक्सपर्ट देखते होंगे कि जो मैं एसएल देता हूँ बहुत छोटा ही देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, ठीक है। दूसरा, हम 3 स्टॉक हो गए जो आपने देखा कि इनसाइड बार तीनों चारों स्टॉक जब अभी तक हमने जो एनालाइज किए हैं वो सारे स्टॉक्स जो हैं इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अदानी इंटरप्राइजेस को देख लेते हैं, 4th स्टॉक जो है, देखिए यहाँ पर क्या इनसाइड बार बन रही है, ये जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल है, एग्जैक्टली बन रही है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट कैंडल हाई है और मेरा फर्स्ट कैंडल जो है लो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एसएल हिट हुआ है, ठीक है। एसएल हिट हुआ है सिर्फ इस कंडीशन में एसएल हिट हुआ है कि अगर आप ट्रेंड नहीं देखते, अगर आप ट्रेंड देखना जानते हैं तो क्या किया जाता है, एडवांस क्या होता है इस चीज़ का, एडवांस ये होता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड जो है हमें ट्रेड करनी पड़ती है ना। मगर इसमें फिर भी हम, अगर आज हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं तो हमें एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा एसएल हिट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम यहाँ पर देखते हैं, फिर हम मारुति के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए 5th जो मारुति जो है यहाँ पर, ये हाई था, ये मदर कैंडल थी, कैंडल बड़ी बनी, रिट्रेसमेंट आया नहीं आया, रिट्रेसमेंट आता है ना, ज़्यादातर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वेट करना होगा, ठीक है। आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, ऐसे लिए रखते हैं। देखिए यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आया, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, फिर रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। जो वॉल्यूम, जो कैंडल आई है रीटेस्ट वाली, वो भी कम वॉल्यूम से आई है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस कैंडल। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पर दिख गया है तो, जो हम वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम वॉल्यूम का कंपैरिजन सिर्फ प्रीवियस कैंडल से करना चाहिए हमको। जैसे ये जो कैंडल है, मुझे इसके वॉल्यूम का कंपैरिजन सिर्फ इससे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए हैं और यहाँ पर जो सेलर्स आ रहे हैं प्राइस को नीचे लेने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए, एक्चुअल में यहाँ पर सेलर्स नहीं, रीटेस्ट करने के लिए जो प्राइस आ रहा है नीचे, तो यहाँ पर वो प्रीवियस कैंडल से लो होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि यहाँ से कहें कि ये वाला तो यार इससे तो बढ़ाइए, इससे तो बढ़ाइए, प्रीवियस कैंडल से लो होना चाहिए, वहाँ की एक्टिविटी सिर्फ वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीटेस्ट करने आया, यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हैं, ऐसे लिए रहेगा, और यहाँ पे आराम से आपको 1:2 से ज़्यादा मिल चुका है। तो अभी तक हमने 4 स्टॉक्स हमने यहाँ पे एनालाइज किए हैं, और 1 2 3 4 5 में से 4 आपको टारगेट यहाँ पे अचीव हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिक्स ऑफ इनसाइड बार ट्रेडिंग, ठीक है। और एक दो और चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी से आगे चलने से पहले एक दो और चेक कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम SCL टेक। अच्छा, इसको और देखते चलिएगा। 50% का जो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि ये बड़ी कैंडल है, कहाँ गया, मारुति में ये वाला, जैसे बड़ी कैंडल जो मैंने बताया कि हमें 50% तो वो प्राइस रिट्रेस करता ही है। जैसे ये हाई गया, यहाँ तक गई ये कैंडल, तो मैंने 50% का वेट करना है, तो 50% यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ तक आता है प्राइस, हमेशा आता है 50% तक प्राइस जो है, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको फोमो में एंट्री लेनी है, पर्पज़ ये बताने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बजाज फाइनेंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस में देखेंगे तो ये 5th है, ये देखिए यहाँ पर जो है इनसाइड बार में क्या इसको बोल सकता हूँ, ये जो कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल है, इसको आराम से बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी नेक्स्ट कैंडल को ही बोल सकता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है, क्योंकि देखिए हाई और लो क्लोज नहीं हुआ, और इसके अंदर जो है मिनिमम 2 कैंडल्स जो है चाइल्ड कैंडल बनी है ना। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट देखिए क्लियर कितना लो वॉल्यूम है, रीटेस्ट ये कंफर्म कर देता है कि यहाँ से प्राइस जाएगा, और रीटेस्ट होने के बाद रिजेक्शन भी हो गया, तो इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे आराम से आपको 1:2 1:3 1:4 मिल जाएगा, ठीक है। मगर अगर आप एग्नर हैं तो आप कोशिश करिए 1:2 लेने का, है ना। 1:3 ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, जब आप मल्टीपल टाइम्स इस पर ट्रेड करेंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि प्राइस, जब आप बार बार चार्ट देखेंगे एक ही थ्योरी का, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से मैं टारगेट ले सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं किस बेसिस पर टारगेट लेता हूँ इन द इनसाइड बार में। मैं 2.618 का टारगेट लेता हूँ। जैसे ये इनसाइड बार बनी,
ठीक है, जो भी इनसाइडर मैं मानूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्राइस जो गया यहाँ तक, ये इसको मैं उल्टा लगाऊंगा ताकि 2.618 ऊपर की तरफ आएगा, ये वाला। तो मैं जो टारगेट लेता हूँ वो लेता हूँ 2.618 का इन द इनसाइड बार। और जितने भी चार्ट हैं जो अभी हमने स्टडी किया, आप खुद ही लगा के देखिएगा, वो हर चार्ट जो है 2.681 तक गया ही गया होगा, है ना, सारे चार्ट्स। तो ये एक नया आप टारगेट यहाँ से ऐसे डिसाइड कर सकते हो। तो आपको 1:2, 1:3, 2.618 के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। तो हमने जितने भी स्टॉक अभी तक एनालाइज किए हैं, क्या वो टॉप गेनर्स जितने भी हैं वो सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं? इनसाइड बार टॉप गेनर्स के अंदर बनता है, ज़्यादातर बनता है ना, 80 to 85% इनसाइड बार बनता है टॉप गेनर्स के अंदर। देखिए हिंडाल्को के बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए हिंडाल्को और देख लेते हैं लास्ट। हिंडाल्को तो मैंने आपको याद होगा कि एक्स पर भी अपडेट किया था कि हिंडाल्को जो है बाइंग के लिए जा सकता है। और जो प्राइस बताया था वो बताया था 810 से 810 जो है बेस्ट प्राइस बताया था जिस दिन ये यहाँ ट्रेड कर रहा था, कि रिट्रेसमेंट का वेट करिए, 810 आता है तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनसाइड बार कोई है क्या, यहाँ पर कोई इनसाइड बार यहाँ अगर देखा जाएगा तो ये कैंडल इनसाइडर मान सकते हैं, क्योंकि ये मदर कैंडल है और ये चाइल्ड कैंडल जो है ब्रेक नहीं करवाई है उसको। तो मैं इसको मान के चलता हूँ इनसाइड बार। ये वाला ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, एसएल इस कैंडल के लो का हुआ, प्राइस जो है आराम से आपको 1:2, 1:3 देगा। और अगर दूसरा इसको देखें तो हम अगर इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा लगाएंगे, तो 2.618 का टारगेट भी हमें आराम से यहाँ पे इजीली मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इतने सारे स्टॉक्स देख लिए, आप खुद ही एनालाइज कीजिएगा। कोई भी स्टॉक होगा जिसके अंदर इनसाइड बार बन रहा होगा, कंडीशन क्या क्या है वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। अगर ब्रेकआउट विद बिग कैंडल के साथ हुआ है तो आपको वेट करना है उसके प्राइस के नीचे आने का, कम से कम 50% एरिया तक, उस कैंडल के 50% तक, है ना, जो कैंडल ब्रेकआउट किया है। अगर वो बड़ी कैंडल है, अगर वो कैंडल छोटी है तो आप आराम से एंट्री ले सकते हैं। 1:2 का आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो टारगेट कम से कम रखना है अगर आप बिगिनर हैं तो। कुछ समय के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, सेम स्ट्रेटजी पे आप लंबे समय तक वर्क कर लेते हैं, उसके बाद अपना टारगेट आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मगर अभी टारगेट को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। रोहित जी बताएं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, एक तो ये टॉप गेनर्स तो हमें एंड डे और डे के बंद आखिर में मिलते हैं, तो हमें सुबह नहीं सवा नहीं, 9 बजे। सुबह ही मिल जाएंगे, आप चेक करिएगा, सुबह है ना। आप टॉप गेनर्स जो हैं अपडेट हो जाते हैं 9:30 के आसपास में, है ना। हमें 9:30 पे चेक करना कर। हाँ, आप 9:15 से चेक करना स्टार्ट कीजिएगा और वहाँ पे जो भी स्टॉक इनसाइड बार बना रहा होगा उस पर आपको फोकस करना, और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। ब्रेकआउट विद वॉल्यूम होना चाहिए, रीटेस्ट होता है लो वॉल्यूम से, बहुत अच्छा है वो, और ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा। अगर ब्रेकआउट हो रहा है और रीटेस्ट के बाद रिजेक्शन हो रहा है तो वो और ज़्यादा कन्फर्म होगा कि हाँ यहाँ से टारगेट जाएगा। 2.681 का आपको टारगेट लेके चलना है इनसाइड बार का। तो ये जो है आपका डाटा वहीं तभी अपडेट हो जाता है ना, ये इतना लेट नहीं होता सर है। एक एक चीज़ और, चार्ट आप जैसे अभी तो आप दिखा रहे हैं, बाद में मतलब जैसे कि आप बाकी सारे कैंडल्स हाइड कर दीजिए, 9:15 से 9:20 ऐसे दिखाइए, कैंडल्स आगे की दिखाई ना दे, तो थोड़ा क्लियर होगा। जैसे देखिए ये कैंडल्स यहाँ पर बनी, ठीक है, ये पहली कैंडल बनी, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आपको हाँ सबको? जी 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 जी, ठीक हाँ है, ये आप ठीक। एक बार म्यूट कर लीजिए अपने आप को ना। ये देखिए ये पहली कैंडल बनी, अब आपको वेट करना है सेकंड कैंडल का। इनसाइड बार एक्चुअल में अब जैसे सेकंड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया तो ये इनसाइड बार नहीं है। इनसाइड बार में कंडीशन होती है कि मिनिमम जो है उसके मदर कैंडल के अंदर एक कैंडल तो कम से कम होनी चाहिए, चाइल्ड कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं होती थोड़ी। तो मुझे क्या करना है, सेकंड कैंडल बनी, इसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, ये वाली बनी, ठीक है। मुझे वेट करना है, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, फिर ये बनी, फिर ये बनी। अब मुझे मदर कैंडल का आइडिया कब हुआ, जब ये दो कैंडल कम से कम बन चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड, तब आइडिया हुआ है कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि ये मदर कैंडल फॉर्म हो रहा हो, है ना। अभी नहीं पता मुझे कन्फर्मेशन कब हो जाएगा, जब ये ब्रेकआउट कर देगा, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ विद द एसएल ऑफ दिस लो कैंडल, ठीक है, इसी कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है किससे हुआ है, वॉल्यूम के साथ हुआ है। वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया, ये लिख लीजिएगा सारे लोग, मैं फिर बता रहा हूँ कि वॉल्यूम हमेशा प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम छोटा है, इस वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, वही ब्रेकआउट सस्टेन करता है, ठीक है। ये वाला रीटेस्ट होगा, ये देखिए लो वॉल्यूम यहाँ पे आया रीटेस्ट पे, ये और कंफर्म करता है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, इसका स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे कंपेयर किससे करना, प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस वॉल्यूम से करना, ना कि सारे वॉल्यूम ये देखने। लोग ऐसा करते हैं कि सारे वॉल्यूम देखेंगे कि ये तो बहुत, इन कंपेरिजन टू दीज वॉल्यूम्स ये बहुत छोटा वॉल्यूम है। नहीं, आपको सिर्फ प्रीवियस वॉल्यूम से मैच करना है, क्योंकि वो जो रिसेंट एक्टिविटी हो रही है इंट्राडे के अंदर वो प्रीवियस के हिसाब से हो रही है। क्लियर है सबको?
अब समझ में आया रोज जी आपको? एक बार म्यूट अनम्यूट करके बताइए थोड़ा, हाँ जी सर, अब क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। है ना? ठीक है, चलिए। तो आप ये सारी एक्टिविटी है ना देखिएगा, सारे स्टॉक्स पर आप लगा के देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। एक्स पर आपको सबको पता है कि मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है मगर मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई आएगा, जो भी अभी यहाँ पे मौजूद होंगे। अगर किसी ने मैसेज किया होगा उसको रिप्लाई मिला होगा, ठीक है? तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं उसको चार्ट भेज दीजिए, मैं उसको बताऊंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसे सॉल्व की जा सकती है, ठीक है? दूसरा हम डिस्कस करते हैं एक नेक्स्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है? अच्छा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं, जो भी लोग हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में तो आप कौन कोई है तो आप पूछिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। हेलो जी वसीम जी बताएं। जी। जो आप फीबो ड्रॉ कर रहे हैं किसी बिग कैंडल के लिए, हाँ हाँ, तो हमें उसका हाई और लो लेना है। एग्जैक्टली। बट इन सम केसेस अगर कोई कैंडल उस कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोज होती है, तो हाँ, हमको उसको एक्सटेंड करना है फीबो को या वही रखना नहीं है? नहीं करना, सिर्फ सेम कैंडल पर ही लेना है। नहीं। अगर कोई लार्ज कैंडल बनती है तो उसी कैंडल पर सिर्फ फेबू लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा, ओके, थैंक यू। ठीक है ना? क्लियर है? बाकी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है? एक बार यस कर दीजिए कमेंट में, ताकि मैं कनेक्ट हो सकूँ आपसे कि हाँ आप कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं, ठीक है? टॉप गेनर करंटली डेमोनेटल। हाँ हाँ सर, डू यू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी इन इंडेक्स टू? हाँ, अगर इंडेक्स के अंदर भी इनसाइड बार बन रहा है तो मैंने बहुत सारी ट्रेड की है इंडेक्स के अंदर इनसाइड बार पर, आप कर सकते हैं। इनसाइड बार बन रहा है तो 2.67 आराम से मिलता है इंडेक्स के अंदर तो, ठीक है? हाँ जी नरेंद्र जी बताएं। भाई ये इनसाइड बार कैंडल स्टार्टिंग के 5 मिनट पे ही होना चाहिए क्या? हाँ देखिए वो डिपेंड कर, मैं आप मतलब जैसे ये डिपेंड करता है कि नरेंद्र जी आप मतलब आप बिगिनर हैं तो आप 5 मिनट पर ही काम कीजिए ना। अगर आपको एक्सपीरियंस है, कुछ समय हो चुका है, आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो तुरंत 3 मिनट पर ट्रांसफर हो जाता हूँ, मैं 1 मिनट पर ट्रांसफर हो जाता हूँ, है ना? वो डिपेंड करता है मैंने कितनी प्रैक्टिस की है इस स्ट्रेटजी पे। तो आप हाँ हो नहीं, सके, मैं तो अभी बिगनर ही हूँ, हाँ उसी हिसाब से समझना चाह रहा हूँ। तो आप बिगिनर हैं तो आप और फाइव मैं मिनट पर यूज़ कीजिए। और ये फिब एक्सटेंशन भी 5 मिनट पे वर्क करेगा या फिर ये छोटे टाइम फ्रेम सेफ्टी पे के लिए करेगा। 50? नहीं, फिब एक्सटेंशन जो है 1 मिनट पे यूज़ करना है, आपको अप्लाई करना है फॉर द इंट्राडे। फॉर द स्विंग ट्रेडिंग आप डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, इंट्राडे में वन क्योंकि वन मिनट पे करना क्योंकि पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी होता है ना। इंडेक्स में भी, मैंने इंडेक्स में अभी ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, स्टॉक्स में तो नहीं लेता हूँ। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तो बहुत तेजी से मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, टारगेट भी अनडिसाइडेड तो नहीं होगा, ऐसा दिक्कत नहीं होगा? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। वो डिपेंड, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस मार्केट में कर लेंगे चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी, ठीक है? ठीक। फिब एक्सटेंशन जो है, देखिए ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को जो है, मैंने प्रीवियस वीडियो जैसे वेबिनार बताया था उसमें फिब एक्सटेंशन का मैंने बहुत डिटेल्स में आपको बताया। अगर वेबिनार आप बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हो सकता है फिब एक्सटेंशन आपको कहाँ से कहाँ लगाना है आपको ये समझ में नहीं आता हो, मगर आपको क्या करना है उसके लिए, आपको करना ये है कि आप उसे लगाते रहिए, कहीं भी लगाइए, है ना? और उसे डेली बेसिस पर लिखिए। सिर्फ इतना तो पता है ना, स्विंग पे लगता है, सिर्फ इतना पता है। तो आपको डेली बेसिस पर जब लिखेंगे तो फिल्टर होके आएगा कि किस स्विंग पर सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। हमेशा स्ट्रेटजी ऐसे ही काम करती है, जिस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आप खुद ही अपनी एक स्ट्रेटजी डिजाइन करेंगे, वो निकल कर आएगी कि हाँ। और वो होता तभी है जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तब आपके सामने डाटा होता है। हर चीज़ डाटा पे चलती है, डाटा आपके सामने, तो डाटा बोलता है इस बात को कि ये आपको करना चाहिए, तो अब आपके लिए वो अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है? सर एक बार निफ्टी में इनसाइड बार का दिखा दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ। इंडेक्स, सॉरी, देखिए ये कैंडल है, कल ही इनसाइड पर बना था, अगर गौर से देखोगे आप तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ये हमारी हाई था, ये वाला और ये इसका जो लो था, ठीक है? प्राइस इसमें ये बहुत सारी चाइल्ड कैंडल ये बनाया है, मगर इसमें जो है स्टॉप लॉस यहाँ का होगा, बहुत बड़ा बोल स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो। दूसरा अगर आप देख सकते हैं तो ये भी एक इनसाइड बार कैंडल बन सकती है, ये जो हाई है ये जो लो है, मगर इसकी क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ हो गई, है ना? तो यहाँ पर ये फेल हो सकता है, मतलब स्टॉप लॉस क्या है आपका यहाँ पे बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, ये डिपेंड करता है, अगर इनसाइड बार को हम ट्रेंड के साथ और मैच कर देते हैं ना वो चीज़ें, तो फिर और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। देखिए ये इनसाइड बार है, यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला आपको, ये फर्स्ट कैंडल है,
ये मदर कैंडल, ये चाइल्ड कैंडल ब्रेक डाउन हुआ और इसे छोटे टाइम फ्रेम पे और शिफ्ट कर सकते हैं जैसे जल्दी एंट्री लेने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर इस चीज़ को आप 3 मिनट पर देख रहे हैं तो आपको कितना इनसाइड बार यहाँ पे क्लियर होगा। पहली कैंडल मदर, चाइल्ड कैंडल ब्रेक डाउन एंट्री, यहाँ पे आपको टारगेट अच्छा खासा मिलेगा। और इसी को मैं अगर 5 मिनट पे ले जाता हूँ तो आपका जो है देखिए आपकी एंट्री होती है यहाँ पे इस जगह पे, और मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको एंट्री समझ में आए। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, मैं कर देता हूँ ब्लैक से, और अब मैं इसे 3 मिनट पे ले जाता हूँ। ये देखिए 3 मिनट पर आपकी एंट्री कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है, जो एंट्री आपकी 5 मिनट में यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, तो कितना बड़ा डिफरेंस मिल गया आपको एंट्री के अंदर। तो इसलिए छोटा टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा होता है। इंडेक्स के अंदर तो ज़्यादातर छोटा टाइम फ्रेम और ज़्यादा अच्छा होता है, मगर आप 5 मिनट पर ही करिएगा। पर जब आपको इनसाइड वर्ड दिख रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पर उस टाइम पर शिफ्ट कर लीजिए। जब आपको दिख रहा है कि इनसाइडर बन सकता है तो उस टाइम पर शिफ्ट कर लीजिए एंट्री के लिए, छोटी एंट्री के लिए। ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ का एसएल होगा, और टारगेट आप 2.618 का आराम से ले सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ देखता हूँ, देखिए ये देखिए क्या 2.618 आराम से हुआ है, अचीव हुआ है। ठीक है, और वहीं से रिवर्स हुआ है, प्राइस जो है उसके नीचे क्लोज भी नहीं कर पाया, वहीं से रिवर्स हुआ है। तो आराम से 2.618 आपको मिल जाएगा। क्लियर होगा इंडेक्स पे भी। देखिए यहाँ पे देखिए, यस सर। ये देखिए इस जगह पे ये हाई था, डाउन ट्रेंड है तो प्राइस नीचे जाना ही है ना, ये चीज़ें तो। ये देखिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ये कैंडल बनी, मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल, ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस जो है नीचे की तरफ गया। आराम से यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेशियो मिल गया। ठीक है, तो मतलब जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे, जितने ज़्यादा आप एनालाइज करेंगे, ट्रेड करेंगे, उसमें से आपको इसकी एक्यूरेसी आपको 80% अब आराम से मिल जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, हिट होंगे, छोटा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट जो है आराम से बड़े मिलते हैं। तो आपका रिस्क रिवार्ड अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से आप यहाँ प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, पैसा बना सकते हैं इस स्टडी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अभी तक आपको, है ना। दूसरी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सेंटीमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसको हम किस बेस पर ट्रेड कर सकते हैं, देखिएगा। सेंटिमेंट्स वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगों के सेंटिमेंट किस तरफ है उस स्टॉक को लेकर, पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेटजी हमें शुरुआती फेस में सिर्फ आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स पर ही अप्लाई करनी है। ठीक है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स पर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे से टारगेट मिलते हैं, है ना, और चांसेस बहुत कम है कि इसके एसएल हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड। होता क्या है, जैसे निफ्टी है, ये निफ्टी क्या कर रहा है, लोअर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, प्राइस जा रहा है। ठीक है, ये वाले, और वही सेम स्टॉक निफ्टी 50 का ही स्टॉक क्या कर रहा है, हाइयर लोज बना रहा है, स्विंग बना रहा है अपसाइड के। तो ये दिखाता है कि मेरा सेंटीमेंट इस स्टॉक को लेके क्या है ना। क्लियर है, साफ दिख रहा है कि लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, जबकि इंडेक्स का स्टॉक होकर भी उसके अंदर स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन टू इंडेक्स। तो वो क्या करेगा, वो प्राइस उसको ऊपर लेके जाएगा। तो अब यहाँ पर कैसे ट्रेड की जाती है, जैसे ही इंडेक्स सपोर्ट करने लग जाता है इस स्टॉक को, तो इस स्टॉक की जो है स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो जाती है, या फिर स्पीड मानेंगे, स्पीड जो है डबल हो जाती है, 2x हो जाती है, और तेजी से ही ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। तो हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे, टारगेट कैसे लेंगे, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हमें देखने हैं। तो हम देखते हैं निफ्टी 50 स्टॉक्स। है ना, ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 के हैं। अब हम इसमें सेंटीमेंट्स कैसे क्लियर होंगे, हम कोशिश करते हैं टॉप लूजर्स लेने की करते हैं, चलिए, है ना, ताकि पता रहेगा ना कि वो लूजर्स। हाँ, देखिए इसमें कुछ स्टॉक हैं टॉप लूजर्स। मैं निफ्टी 50 के ही लूँगा शुरुआत में ना, तो मैं और सिक्योरिटी के निफ्टी 50 कर देता हूँ। जैसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो मैं क्या करूँगा, एक चार्ट में खोलूँगा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, दूसरा चार्ट में खोलूँगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ 9:15 से, इसमें कोई ग्लिच है, इसकी वजह से ये प्राइस जो है
शायद अपडेट नहीं हुआ चार्ट, है ना। तो दूसरा स्टॉक चेक कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक है एटर्नल का। अच्छा, मैं इंट्राडे में स्टॉक्स एटर्नल का है, देखते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने पहले से एनालाइज कर रखा है। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉक देखते हैं। देखिए निफ्टी 50 क्या कर रहा है। सुबह से ओपनिंग हुई, निफ्टी ने क्या किया, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे मैंने स्विंग बताया आपको, स्विंग को एनालाइज करना है। तो यहाँ निफ्टी ने क्या किया, पहला स्विंग क्या बनाया, पहला स्विंग बनाया हाई एंड लोज। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस लो था, जो नेक्स्ट लो है, उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही उसने सस्टेन किया और वहाँ से बाइंग आई है। सेम कंडीशन क्या हुई है यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला स्विंग, मैं पहला स्विंग ही देखूंगा सिर्फ। पहला स्विंग जो बनाया है एटर्नल ने, वो बनाया है लोअर हाइज, है ना। प्राइस जो है यहाँ पर, जहाँ निफ्टी जो है हाइयर लोज बना रहा है, वहीं लोअर हाइज ये बना रहा है। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ पर प्रेशर फील कर रहा है, क्लियर दिख रहा है मुझे, है ना। पहले से ही डाउन ट्रेंड में है और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाती है कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से प्राइस जो है गिर जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से निफ्टी जो है कंटिन्यू जो है होल्ड कर रहा है अपने लोज को। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था यूट्यूब में कि यहाँ से ये होल्ड कर रहा था, प्राइस काफ़ी दिन से होल्ड कर रहा था, तो ऊपर ही जाने की संभावना ज़्यादा थी। तो निफ्टी सेम डे भी अपने लोज को जो है होल्ड कर रहा है, मगर एटर्नल होल्ड नहीं कर पा रहा है। एटर्नल क्या कर रहा है, प्राइस जो है बार बार रिजेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है रिजेक्ट करता है। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्विंग चेक करना है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो निफ्टी के अपोजिट में जा रहा है। उससे क्या होगा, जैसे ही निफ्टी देखिएगा थोड़ा सा डाउन फील करता है, जैसे यहाँ से डाउन फील करता है 10-20 से, तो प्राइस जो है और ज़्यादा तेज़ी से गिरना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही निफ्टी यहाँ से देखिए कंसोलिडेशन एरिया आया, तो यहाँ से और ज़्यादा गिरने लग गया प्राइस जो है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ निफ्टी लूज करेगा तो स्टॉक्स जो है 2x तरीके से लूज करेगा उस स्ट्रेंथ को, क्योंकि वो पहले से ही वीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। यहाँ पर एंट्री कैसे ले सकते हैं आप, एंट्री आप ले सकते हैं निफ्टी के साथ कंपेरिजन करके। कैसे, निफ्टी यहाँ पे हाइयर हाइज बना रहा है, सॉरी हाइयर लो जो हाइयर हाइज बना रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पहला तो मेरा स्टेप हो गया कि मुझे सेंटीमेंट चेक करने हैं स्विंग में, है ना। मैंने स्विंग चेक कर लिया कि इसका हाइयर लोज है, उसका हाइयर लोअर हाइज है। मुझे अब सेकंड चेक करना सेंटीमेंट कैंडल स्टिक टू कैंडल स्टिक में, कि कौन सी कैंडल ऐसी है जो निफ्टी की रिजेक्शन ले रही है ना। जैसे कि मान के चलिए ये वाली कैंडल, यहाँ पे ये कैंडल है निफ्टी की यहाँ पे जो रिजेक्ट कर रही है अपने आप को। ये देखिए यहाँ पे प्राइस जो है थोड़ा सा क्या फील कर रहा है, रिजेक्शन फील कर रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया एक तरीके से। तो मैं टाइम वाइज चेक करूंगा, तो ये टाइम है मेरा 10, 11, 15 और 11, 20 का। तो मैं एटर्नल पे जाऊंगा, तो मैं देखूंगा 11, 15 और 11, 20 का कौन सी कैंडल है ऐसी, ये वाली कैंडल है। क्या इस कैंडल का एटर्नल ने क्या दोबारा से इस कैंडल के हाई का ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, नहीं किया। ठीक है, मुझे इसी पर एंट्री ले लेनी है जिस कैंडल पर निफ्टी रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो आप यहाँ भी ले सकते थे इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे, मगर सेफ साइड में जाएंगे तो उस कैंडल पे जहाँ पर निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है उसी कैंडल पे मुझे एंट्री लेनी है। ठीक है, उसके स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसके जस्ट ऊपर वाला, इस पर भी लगा सकते हैं, मगर इस और सेफ साइड जाना तो थोड़ा सा ऊपर उसके प्रीवियस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये भी देखिए बीआरएस मारुबुजू कैंडल है, जो मैंने प्रीवियस वेबिनार में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, इन्वर्टेड हैमर और प्रीवियस जो बीआरएस मारुबुजू कैंडल। ठीक है, स्टॉप लॉस लाएंगे आराम से, आपको यहाँ पे 1:2, 1:3 मिल जाएगा देखने को। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंटीमेंट एनालिसिस स्ट्रेटजी थ्योरी। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट आ रहा है किसी को, एक बार यस कर दीजिए। समझ में आ गया यहाँ तक तो चीजें। सर एक बार निफ्टी और टीसीएस का कंपेयर करके दिखाएं। हाँ ठीक है, चलिए टीसीएस ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इसका मैं स्टॉक सिलेक्शन का और बताऊंगा आपको एक मेथड, जब हम एंड करेंगे ना, तो एक स्टॉक का कि इसमें हम कैसे स्टॉक देख सकते हैं, कल किसमें प्रेशर रहेगा। देखिए टीसीएस और निफ्टी को हम कंपेयर करते हैं। टीसीएस क्या कर रहा है, टीसीएस ने सेम कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया और निफ्टी ने सेम कैंडल में ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसका मतलब है निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है टीसीएस है। तो आप है ना, जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप इसी कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। हालांकि यहाँ पे मदर कैंडल नहीं बना था, है ना, वो बाद में बना था, ये टॉप गेनर्स में था भी नहीं, है ना, वो अलग स्ट्रेटजी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है, जैसे पहली कैंडल है, निफ्टी ने सेकंड कैंडल में ब्रेकआउट नहीं किया, है ना, मगर टीसीएस ने कर दिया, तो यहाँ के सेंटीमेंट्स क्लियर दिखा रहे हैं कि ये ऊपर जाना चाहता है, तो मैं इसी कैंडल में एंट्री कर सकता हूँ और इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, आपको आराम से 1:2 मिलेगा। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि हमें नेक्स्ट डे के लिए कैसे टारगेट डिसाइड करना है, वो सॉरी स्टॉक डिसाइड करना है।
अब इस जगह पे मैं निफ्टी को चेक कर रहा हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी ने क्या रिएक्ट किया है, निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है ना, एक रेंज में। उसी टाइम पे टीसीएस ने क्या किया, लोअर लोज बनाए ना, लोअर हाइज बनाए, लोअर लोज बनाए, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता चल रहा है कि टीसीएस के कंपैरिजन में निफ्टी के कंपैरिजन में टीसीएस अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है लास्ट टाइम पे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा है कि कल टीसीएस में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो आपको जो स्टॉक सेलेक्ट करना है सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए, वो कैसे करना है कि आपको ये देखना है कि लास्ट टाइम पर जो निफ्टी का जो मोमेंटम था, वो किस स्टॉक में उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर स्ट्रेंथ कम है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। समझ में आया? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें जो नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना है, जैसे मैं टीसीएस कर रहा हूँ, है ना। क्यों कर रहा हूँ टीसीएस? क्योंकि मुझे टीसीएस में दिख रहा है कि लास्ट टाइम पे जो निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, वो टीसीएस में स्ट्रेंथ नहीं दिखी, जबकि ये स्टॉक जो है निफ्टी 50 का ही है, ठीक है। तो अब चांसेस क्या होंगे, अगर निफ्टी थोड़ा सा भी वीकनेस शो करता है कल, जिसके बारे में वीडियोज में सुबह अपडेट कर दूंगा ना कि क्या निफ्टी कर सकता है। अगर निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रेंथ लूज करता है तो टीसीएस उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ लूज करेगा, टीसीएस और नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। कम से कम ये सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ सकता है शुरुआत में, ठीक है। ये गैप भी यहाँ पे पेंडिंग है, वो देखी जाएगी कंडीशन के किस तरीके से निफ्टी जो लूज कर रहा है। वो सेंटीमेंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे उस टाइम पे, जो मैंने बताया कि स्विंग क्या बना रहा है। सबसे पहला स्विंग, उसके बाद कैंडल स्टिक सेंटीमेंट, दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। उसके हिसाब से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। मगर स्टॉक सिलेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको आइडिया बताया। क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? ये समझ में आई कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, उन स्टॉक्स को सर्च करना है, निफ्टी 50 के, ओनली निफ्टी 50 के उन स्टॉक्स को सर्च करना है जो स्टॉक्स लास्ट टाइम पे निफ्टी के कंपैरिजन में वीकनेस शो कर रहे थे या फिर स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। जो स्ट्रेंथ शो कर रहे थे उसमें मुझे नेक्स्ट डे बाइंग की प्लानिंग करनी है अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजीज, और जो वीकनेस शो कर रहे थे उनमें मुझे सेलिंग प्लान करनी है, ठीक है। बैंक ने स्ट्रेटजी कर सकते हैं क्या? तो सर इसका वो स्कैनर है या मैनुअली एक एक करके चेक? निफ्टी 50 में क्या स्कैनर लगाओगे? 50 स्टॉक है, कम से कम उतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर ये होती 500-600 स्टॉक, 500-600 तो बात अलग होती, इतनी तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको। निफ्टी 50 के स्टॉक ही हैं खाली, ठीक है। तो और इसमें कोई डाउट हो तो, सेंटीमेंट एनालिसिस में किसी को डाउट हो तो, रवि जी आप अभी आ रहे हैं और अभी मीटिंग खत्म होने वाली है। इसमें कोई डाउट है आप किसी को भी? सर सेम पैटर्न एचडीएफसी बैंक जो कि आपका निफ्टी 50 का हाईएस्ट परसेंटेज होल्ड करता है सर, उसमें भी कॉन्सोलिडेशन दिखाई दे रहा है और निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है सर। तो इन केस में क्या करें सर? देखिए एचडीएफसी बैंक को अगर देखेंगे और निफ्टी में देखेंगे तो अगर क्लियर दिख रहा है कि सेंटीमेंट्स नेगेटिव दिख रहे हैं एचडीएफसी बैंक के इन कंपैरिजन टू निफ्टी, है ना। देखिए क्यों, कैसे दिख रहा है, देखिए मैंने तुरंत देखा और पता चला, मुझे देखते ही पता चला है कि ये हाइज को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है एंड में, है ना। लोअर हाइज बना रहा है। निफ्टी क्या कर रहा है, हाइज को यहाँ पे कम से कम टेस्ट तो कर ही रहा है। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट तो की है ना, ये अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ तो ये लगभग हाइज उसने टेस्ट किए हैं। मगर इंडेक्स ने क्या करना स्टार्ट किया इसी टाइम से, 11 AM से, मतलब इस टाइम से जब निफ्टी हाई बना रहा था, एचडीएफसी बैंक अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लगा था। तो चांसेज हैं कि एचडीएफसी बैंक भी कल प्रेशर फील करेगा मार्केट के अंदर। तो ये स्टॉक है रेडार में, जिसको मतलब आप ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। ट्रेड ऐसे नहीं कि ओपन हुआ और तुरंत कर लिया। कभी भी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि हमेशा वेट करिए प्राइस एक्शन के बनने का, है ना, बनने का, या तो मतलब जो भी स्टडी है इनसाइड बार के बनने का। इनसाइड बार को ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि सिर्फ टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स में ही करें, वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी है उसकी। सेंटीमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, स्विंग का वेट करना है कि कम से कम एक मिनिमम स्विंग बन जाए, ठीक है। स्विंग के बाद फिर कैंडल स्टिक सेंटीमेंट पे आना है, सेकंड जो स्टेप है इसका। क्लियर हुआ? तो एचडीएफसी बैंक भी प्रेशर फील कर रहा है, टीसीएस भी प्रेशर फील कर रहा है, दोनों ही स्टॉक प्रेशर फील कर रहे हैं। कोई ऐसा स्टॉक देखिए जो कि स्ट्रेंथ शो कर रहा हो, तो ऐसा कोई स्टॉक हो सकता है क्या? सर रिलायंस। रिलायंस सर तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये देखिए थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में प्रेशर फील कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं, सॉरी प्रेशर नहीं, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं सेम मूवमेंट वो है, प्राइस एक्शन है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि कम से कम लोज ब्रेक नहीं हो रहे, हाई ब्रेक नहीं हो रहे। दूसरा बता रहे थे रिलायंस, चलिए रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, हाँ ये ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है लास्ट टाइम पे, तो है ना। तो रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने ब्रेकआउट भी किया, रीटेस्ट भी किया, ये तो है। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये जो रिलायंस का
ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसका रीटेस्ट और रिजेक्शन हुआ रिलायंस में, ये देखिए। तो इस वजह से इसने यहाँ पे स्ट्रेंथ हो गई है, तो यहाँ से हो सकता है कल से थोड़ा सा मूवमेंट मोड़ देगी, या फिर या तो कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मदर कैंडल बनी हुई है ना। तो ये देखिए मदर कैंडल यहाँ पे, ये बड़ी कैंडल है ना, तो चांसेस होते हैं जब भी बड़ी कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनती है तो वो कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है प्राइस। तो ये कंडीशन हो सकती है रिलायंस जो है 2-3 दिन के लिए इसके अंदर कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव स्टार्ट करे। सर एक बार आईसीआईसी देखो सर, आईसीआईसी। हाँ आईसीआईसी बैंक के अंदर स्ट्रेंथ है, आईसीआईसी बैंक ठीक है, आईसीआईसी बैंक कल थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा तो बढ़ सकता है। मतलब ओवरऑल ये है कि आपको समझ में आ गया होगा है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात डिलीवर हो गई आप तक है ना, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अभी ऐसे तो सर बहुत सारे स्टॉक आते रहेंगे, मतलब फिर सबको एनालाइज नहीं कर पाएंगे ना। बाकी आप उसमें डाल दीजिएगा, क्या कहते हैं, उसमें यूट्यूब पर आप कमेंट कर दीजिए करिए, ताकि मैं उसमें एनालाइज करके आपको दे दूँ टाइम मिले तो, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो बस बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक्स पर जाके कमेंट करना है कि हाँ आपको वेबिनार जो है अच्छा लगा, ठीक है। इसके बदले में सिर्फ यही चाहिए, और कोई चीज़ें नहीं चाहिए आपसे। और नेक्स्ट अगर देखिए ये जो वेबिनार हुआ है वो आपके ही टॉपिक के हिसाब से हुआ है, जो कमेंट आए थे। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए अच्छा, तो हम जब नेक्स्ट वेबिनार करेंगे तो आपके जो कमेंट आएंगे उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। थ्योरी इतनी सारी हैं कि मतलब मैंने जो पढ़ी हैं वो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि अनलिमिटेड है, मतलब इतना सारा वो है। WD गेन फिबोनाची बहुत डीप में, मतलब आप ये मान के चलेंगे कि RSI टॉपिक होता है ना, RSI टॉपिक को मैंने रिजेक्ट किया, मतलब मैं उसको अब अच्छा नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा अच्छा है RSI जो है कॉन्सेप्ट, वो मैंने रिजेक्ट जब किया है जब मैंने उसके ऊपर पूरी बुक कंप्लीट की थी। उसके बाद मुझे पता चला कि इसका कोई यूज नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब फेलियर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं RSI का। तो सारी चीज़ आप हंस रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद डिसाइड किया कि ये रिजेक्टेड चीज़ है। तो टॉपिक की कोई कमी नहीं है, तो आप चीज़ें बताइएगा जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, और एक्स पर जरूर अब कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वेबिनार के बारे में, ठीक है, क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली, और इसे ट्राई करिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कल कोई आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और वहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है एंट्री एग्जिट करने में, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा विद द चार्ट, ओके। तो ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सर एक बार मदर कैंडल के बारे में एक बार कोई भी वीडियो है सर आपके पास? अभी तो वीडियो नहीं है, मगर मैं बना दूंगा, आप कह रहे हैं तो मैं बना दूंगा वीडियो ना। ओके सर, थैंक यू। सर कोई लाइव मार्केट में स्टॉक नजर आए मदर कैंडल वाला तो बताइएगा एक बार। हाँ अब एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें एकदम अपडेट नहीं हो पाती, निफ्टी के बारे में भी अपडेट करना पड़ता है, तो स्टॉक, और ज़्यादातर मैंने जैसा शुरुआत में ही बताया था कि मैं जो है फिलहाल ज़्यादा स्टॉक्स इंट्राडे में कैश में करता नहीं हूँ, पहले करता था शुरुआती फेज में, मैंने स्टार्टिंग इसी से की और मैंने करीब 2 साल तक इसी में ट्रेड किया और बहुत अच्छे से अचीव किया था, बहुत अच्छे से अचीव किया था, है ना। 80% प्लस एक्यूरेसी स्टॉक्स कैश में भी की थी। तो उसके बाद निफ्टी 50 में शिफ्ट हुआ था मैं, तो अभी मैं ज़्यादा इसको देखता नहीं हूँ, तो अभी आप करते रहिए। और लाइव सेशन को एक बार कर लीजिए कभी बीच में। लाइव तो मैंने आपको बताया था ना, आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैं जो हूँ ब्रोकरेज हाउस में हूँ, और ब्रोकरेज हाउस में मैं एज अ ट्रेनर वहाँ पे वर्क करता हूँ, मतलब एक तरीके से स्टार्टअप है तो वहाँ पर होल्ड मैं ही कर रहा हूँ, है ना। कोई इन्वेस्टर है तो उसको ग्रो करने का जिम्मेदारी मेरी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है लाइव के अंदर, है ना। तो सारी चीज़ें मतलब एक्स पे भी अपडेट करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि मीटिंग वगैरह चलती रहती हैं, तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर होता है कभी लाइव करने का मौका तो मैं ज़रूर करूँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम इन्वेस्ट करना है, कर सकते हैं अभी सर, करेंगे, बताएंगे धीरे धीरे करके आपको, अभी जल्दबाजी मत कीजिए, अभी आप सीखते रहिए, है ना। इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा, है ना, सीखने पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स और SIP में इन्वेस्ट करते रहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट सर मैं ये कह रहा था कि आप टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो ना, उस पे एक्स पे जाके ना कई चीजें नीचे रह जाती है टाइम के हाँ साथ। सर, टेलीग्राम सही रहता है सर। एक्चुअल में क्या है, मैं जो है बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाऊंगा एक साथ ही, है ना, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि एक्स पर भी अपडेट हो जाएगी, टेलीग्राम पे भी, और अभी फोकस जो है ज़्यादातर एक्स पर ही है। पर धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, है ना। अभी एक साथ सारी चीज़ों पर करना, यूट्यूब भी चल रहा है ना, एक्स पर भी है, टेलीग्राम पर भी, तो नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी, थोड़ा वेट करते हैं, है ना, करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको सबको अपडेट करेंगे, सबको ज्वाइन कराएंगे, टेलीग्राम भी चलेगा और लाइव भी। मैंने तो फ्यूचर में ये भी प्लानिंग की हुई है, और मेरे जो कुछ फॉलोअर्स हैं जो क्लोज हैं, जो मेरे शुरुआती दौर से हैं, मैं आने वाले टाइम में लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा प्राइवेट में। मतलब जो भी लोग हैं उसको प्राइवेट में लाइव ट्रेडिंग क्या करेंगे निफ्टी फिफ्टी में, ताकि देख सकें आप, एग्जीक्यूशन बिल्कुल इंस्टेंट हो साथ में वो दोनों का। तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, करेंगे मगर, है ना, चीज़ों को। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वेबिनार आपको। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे। डे तो निकल, बाय सर जी, थैंक यू। थैंक यू।